यस बेटा, आ जाओ सभी लोग। यस, सभी आ गए। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आ गए सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(b) में। अब आते हैं शेड्यूल 1 की एक्टिविटी। और शेड्यूल 1 की एक्टिविटी सेक्शन 7(1)(c) में कवर्ड है। सेक्शन 7(1)(c) में कवर्ड है शेड्यूल 1 की एक्टिविटी। अब ये शेड्यूल 1 की एक्टिविटी सेक्शन 7(1)(c) में क्या कहती है? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहती है, अगर आपने वो ट्रांजेक्शन की है। देखो, क्यों लगाना चाहती होगी गवर्नमेंट उस पर जीएसटी? पहला तो उस ट्रांजेक्शन के फायदे आप ऑलरेडी ले चुके हो गवर्नमेंट से, और अभी फ्री कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट कहती कि नहीं नहीं, हमें जीएसटी चाहिए, क्यों ना आपने फ्री दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, चारों केसेस पे कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो पहला पैरा ये कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। ठीक है, पहली बात तो मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा, और वो है बिजनेस असेट। कैपिटल असेट नहीं, बिजनेस असेट। जब बिजनेस असेट इस वर्ड को देखोगे तो इमेजिन करना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग यानी फिक्स असेट। उसके बाद में करंट असेट, तो करंट असेट में आपका स्टॉक वगैरह। ठीक है, कैश वगैरह नहीं, क्योंकि मनी गुड्स में नहीं आता है, लेकिन आपका स्टॉक। यानी आपकी असेट साइड में जो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं या सर्विस के डेफिनेशन में आते हैं, उसको बिजनेस असेट कहा जाता है। और आपने कोई भी बिजनेस असेट जो मुहेबल है बिजनेस असेट इंक्लूडिंग योर स्टॉक, इसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया फ्री विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि हम विदाउट कंसिडरेशन के हेडिंग में है, तो आपको ये डिफॉल्ट लेके चलना है कि जो भी एक्टिविटी मैं यहाँ कहूँगा जो फ्री हो गई, विदाउट कंसिडरेशन हो गई। तो अगर आपने फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर किसी को फ्री दे दिया, कंप्यूटर डेस्कटॉप किसी को फ्री दे दिए। एग्जाम्पल लो, मेरी बिजनेस असेट थी मेरे डेस्कटॉप, और मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को फ्री दे दिया, सॉरी, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने फ्री दे दिया, फर्नीचर फ्री दे दिया। ओके, अभी ये जो टेलीविजन कैमरा है ये पुराने हो गए, मैंने कोई चैरिटेबल स्कूल को फ्री दे दिया लेक्चर चलाने के लिए। अब सवाल क्या है, वो क्या कहते हैं, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। मतलब आपने उसके ऊपर आईटीसी ऑलरेडी लिया है, यानी गवर्नमेंट से ऑलरेडी आपने बेनिफिट क्लेम किया है। जब मैंने ये टीवी खरीदे होगे, डेस्कटॉप खरीदे होगे, या बिजनेस का स्टॉक खरीदा होगा, अब बहुत सी बार बिजनेस का स्टॉक होता है, मैंने एज अ फ्री गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया। तो अगर मैंने वो जब खरीदा था और उसका आईटीसी लिया था, यानी गवर्नमेंट से मैंने बेनिफिट क्लेम कर दिए उसके, एज अ बिजनेस असेट मैंने उसके आईटीसी लिए, गवर्नमेंट से बेनिफिट क्लेम किए। गवर्नमेंट कहती है बेटा तूने हमारे से आईटीसी लिए हुए है, और आईटीसी लिए लेने के बाद तू अब फ्री बांट रहा है। तो अगर तू ये फ्री बांट रहा है विदाउट कंसिडरेशन आईटीसी लेने के बाद, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे, जस्ट मिनट बेटा, हाँ, आईटीसी लेने के बाद अगर तू फ्री बांट रहा है तो तुझे जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने आईटीसी लिया है। तो ख्याल रहे, यहां पे अगर एनालिसिस करो तो आपने आईटीसी लिया होगा
और फ्री दे रहे होगे तो ही जीएसटी। सर मैंने अगर आईटीसी लिया ही नहीं तो, अगर आईटीसी नहीं लिया और आपने फ्री बांटा तो जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं। ओके, आईटीसी लेके अगर आप फ्री बांट रहे हो परमानेंटली तो ही जीएसटी लगेगा। ये पैरा 1 कहता है। दूसरा पैरा 2 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं एक कंसेप्ट पे लाना चाहूंगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25, सबका ध्यान लाना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ओके, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसेप्ट जीएसटी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब क्या? आपका ही ब्रांच अंडर सेम पैन, सुनना, आपका ही ब्रांच अंडर सेम पैन, पैन नंबर सेम है, नाम सेम है, सब कुछ सेम है, पर वो अलग पर्सन माना जाएगा जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जीएसटी लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जीएसटी लॉ ये कहता है कि आपको स्टेट वाइज कंपलसरी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लो, मेरी ब्रांचेस जो है, मेरी ब्रांचेस महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, मेरी ब्रांचेस ओके यहाँ पे राजस्थान में, दिल्ली में है। ओके, अंडर सेम नेम, अंडर सेम नेम, ओके, कंपनी का नाम एक ही है, सेम पैन एक ही है, पर अलग अलग ब्रांचेस मेरे अलग अलग स्टेट में है। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के वजह से अगर मेरी ब्रांच गुजरात में है तो गुजरात का सेपरेट रजिस्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि गुजरात के डेस्टिनेशन पे जो ट्रांजैक्शन हो गए वहां का टैक्स मुझे गुजरात में ही देना है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा। ओडिशा में मेरी ब्रांच है, वहां का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा। मेरी ब्रांच यहाँ पे ओके दिल्ली में है, वहां का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसी डेस्टिनेशन पे टैक्स देना है। तो ऐसे केस में मुझे रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अब लॉ क्या कहता है? मेरी महाराष्ट्र की ब्रांच और ओके मेरी गुजरात की ब्रांच और उड़ीसा की ब्रांच, ये सेपरेट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। आई रिपीट, ये सेपरेट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। और ये अलग अलग पर्सन माने जाने की वजह से अब पैरा 2 क्या कहता है? सेक्शन 20 तो 5 कह देता है कि अलग अलग पर्सन है। पैरा 2 क्या कहता है? ये आपके जो आपकी ब्रांचेस है, जिन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन कह रहे हैं, इनमें अगर कोई गुड्स का सप्लाई होता है पैरा 2 के हिसाब से, या सर्विस का सप्लाई होता है, इन दोनों में पैरा 2 के हिसाब से, तो वो उस पर भी जीएसटी आएगा। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि यहां से गुड्स वहां जा रहा है, वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि यहां जीएसटी भर के उस डेस्टिनेशन पे क्रेडिट ले ले, पर यहां का जीएसटी उधर शिफ्ट कर दे। इसलिए ओके, आपको टेक्निकली नहीं समझ में आया होगा तो बस इतना ही समझना कि आप अगर अपने ही ब्रांच को जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है उसको भेज रहे हैं, कोई भी गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, अपनी ब्रांच को दे रहे हो, तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, सेम स्टेट में अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, सुनो, सेम स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो पुणे में मेरी ब्रांच है, मुंबई में मेरी ब्रांच है, सेम स्टेट में है, तो क्या इसके भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी मेरी ब्रांचेस है उसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में ले सकता हूं और एक ही रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र की सभी ब्रांचेस रख सकता हूं। इसका फायदा क्या? फायदा यह है कि अगर मैं पुणे से मुंबई, पुणे से नागपुर अगर कोई गुड्स का ट्रांसफर करता हूं, सर्विसेज देता हूं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी ब्रांचेस है ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है तो ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में ना आने जाएंगे। और इनको मैं सप्लाई करता हूं, तो कोई भी गुड्स सप्लाई करता हूं तो रूल 55 चालान बनती है, और रूल 55 चालान के अंदर विदाउट जीएसटी में सप्लाई कर सकता हूं। आप समझ रहे हो? तो सप्लाई कर सकता हूं, ये फायदा है। लेकिन अगर सर मुझे सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन लेना हो तो गवर्नमेंट कहती है वो आपका ऑप्शन, हम तो कहते हैं सिंगल ही लो। पर अगर आप सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मुंबई ब्रांच का अलग ले रहे हो, पुणे ब्रांच का अलग लेते हो, मैं लेना चाहता हूं यार, तो ले सकते हो। अगर आप सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उस सिचुएशन में वो फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्यों ना सेम स्टेट में हो। और अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए गए तो पैरा 2 ट्रिग हो जाएगा, और पैरा 2 कहेगा कि अब बेटा तो पुणे से मुंबई सप्लाई करेगा, पुणे से ओके नागपुर सप्लाई करेगा, क्यों ना सेम स्टेट में हो,
तो वो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो फिर गुड्स का करे या सर्विस का करे। तो लास्ट में कंक्लूड करता हूं कि आपका ब्रांच अदर स्टेट में तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना ही पड़ेगा और वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच सेम स्टेट में हो तो ये आपके ऑप्शन पे है कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। ओके, नहीं लिया तो फायदा ये कि जो भी आप गुड्स और सर्विस का सप्लाई करोगे वो रूल 55 के चालान में चले जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया तो वो स्टॉक ट्रांसफर जो है उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये पैरा 2 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सवाल यह है कि सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, रिलेटेड पर्सन यानी क्या? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन थोड़ा नीचे आओगे तो मैंने यहां पे दी है। रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया। रिलेटेड पर्सन लर्न नहीं करना है, सिर्फ रीड करके जाना है। और वो क्या कहते हैं? सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। मतलब क्या? मतलब कंपनी और उसका डायरेक्टर, कंपनी और डायरेक्टर ये रिलेटेड माने जाएंगे, या कंपनी और ऑफिसर्स ये रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस, या फिर दो कंपनी है, XYZ लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, ओके, PQR लिमिटेड है, और इनके कॉमन डायरेक्टर हो गए तो XYZ और PQR रिलेटेड माने जाएंगे। पहले रिलेटेड समझ लो, फिर मैं आगे के पार्ट समझाता हूं। दूसरा, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर्स इन द बिजनेस। मतलब दो कंपनी है, ओके, या दो फर्म है, दो एंटिटी है। मैं एंटिटी कहूं तो फिर वो प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है। तो दो एंटिटी है, ये दो एंटिटी मिलकर कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही है। अब ये दो एंटिटी मिलकर अगर कहीं पे भी पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही है तो ये दो एंटिटी रिलेटेड मानी जाएगी। ओके, दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो गए तो वो भी रिलेटेड माने जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल, होल्ड मोर देन 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और शेयर्स इन बोथ ऑफ देम। इन बोथ ऑफ देम मतलब क्या? इन बोथ ऑफ देम मतलब सप्लायर है, सप्लायर है और रिसिपिएंट है, और ये सप्लायर और रिसिपिएंट के कंपनी दो अलग अलग कंपनी और बिजनेस है, और इन दोनों में किसी तीसरे ने ओके स्टेक करके लेके रखा हुआ है। मतलब क्या? अभी स्टार्टअप बिजनेस बड़ा बढ़ रहा है। ओके, समझ लो ओके, मेरी एकेडमी है, XYZ एकेडमी, एग्जाम्पल ना, मेरी एकेडमी है तो ये स्टार्टअप है, इसमें जो है बायजू ने ओके अपना स्टेक डाल दिया। ओके, बायजू ने स्टेक डाल दिया कि चलो इसका यहाँ पे 30% स्टेक मेरा एकेडमी का है, स्टार्टअप है भाई। ओके, और दूसरा रिलायंस ने भी स्टेक ले लिया। ओके, तो अब देखो क्या है, एक मेरी एकेडमी है, एक दूसरी एकेडमी है, दोनों स्टार्टअप है समझ लो, और दोनों स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट बायजू से आया। बायजू ने मेरे इसमें भी 30% लिया और कोई दूसरी एकेडमी है उसमें भी 30% स्टेक लिया। ओके, तो कोई तीसरे के वजह से हम दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। समझ लो XYZ एकेडमी और PQR एकेडमी, और ये दोनों एकेडमी में बायजू का ओके 25% से ज्यादा स्टेक है, दोनों में भी 25% से ज्यादा स्टेक है, तो किसी तीसरे के वजह से हम दोनों रिलेटेड हो गए। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझना चाहूंगा, मैं और मेरा साला, मतलब बीवी का भाई, वैसे तो कोई हमारे में कनेक्शन नहीं था, लेकिन जो बीवी है बीच में, बीवी की वजह से हम दोनों रिलेटेड हो गए। ओके, यानी कोई तीसरे के वजह से जिसका 25% से ज्यादा स्टेक मेरे में भी है और उसमें भी है, मेरे में तो 100% स्टेक है, तो किसी तीसरे के वजह से ओके हम दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। और ये रिलेटेड होने से क्या होगा फ्यूचर में? ओके, मेरा और ओके वो जो दूसरी एकेडमी है, इन दोनों में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई तीसरे ने मोर देन 25% स्टेक हमारे दोनों में होल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, होल्ड करके रखे हुए। उसके बाद में नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी कंट्रोलिंग सब्सिडरी कंपनी, तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। समझ लो दो कंपनी मिला के तीसरे को कंट्रोल कर रही है, तो जो दो कंपनी मिलाकर तीसरे को कंट्रोल कर रही है तो दो कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी। और नेक्स्ट, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। ओके, और मतलब दोनों बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है या ये दोनों मिलके किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो रिलेटेड माना जाएगा। लास्ट, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ख्याल रहे, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर सेम फैमिली मेंबर हो गए तो रिलेटेड माने जाएंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखना, फैमिली की डेफिनेशन मैंने चार्ट में नहीं ली है, पर अगर आप नोट्स देखोगे तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। फैमिली की फैमिली में क्या,
ओके, यहाँ पे स्पाउस यानी आपकी वाइफ वो रिलेटेड ही मानी जाएगी, चिल्ड्रन रिलेटेड ही माने जाएंगे, यानी आपके चिल्ड्रन हो गए तो रिलेटेड ही माने जाएंगे, नो डाउट। लेकिन ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, ओके, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो डिपेंडेंट हो गए। स्पाउस डिफॉल्ट रिलेटेड है, चिल्ड्रन रिलेटेड है, डिपेंडेंट हो या ना हो, लेकिन ब्रदर सिस्टर और पेरेंट रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब सर रिलेटेड हो गया तो क्या, रिलेटेड हो गया तो ये पैरा 2 लग जाएगा। और ये पैरा 2 कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये पैरा 2 कहता क्या है, पैरा 2 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस फ्री सप्लाई की, हम फ्री सप्लाई में, और फ्री सप्लाई अपने रिलेटेड पर्सन को किया या अपने ही डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को किया, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी आ जाएगा। जैसे पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और उनकी सब्सिडरी कंपनी थी। अब कोविड में क्या हुआ, कोविड में होल्डिंग कंपनी के पास जो है एक्स्ट्रा स्टाफ था और सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ ऑर्डर्स थे, तो इन्होंने अपना एक्स्ट्रा स्टाफ, भाई अपनी दूसरी कंपनी भी अपनी है, तो यहाँ का स्टाफ उधर शिफ्ट कर दिया सब्सिडरी में। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ओके, तुम और वो सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड हो और तुम अपना स्टाफ अगर उसको दे रहे हो, मतलब आप अपने वर्कर की सर्विस उसको दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय की सर्विस उसको दे रहे हो, तो ऐसे केस में इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। सर फ्री दिया, फ्री दिया होगा, स्टाफ बैठा था, फ्री दिया होगा, तभी ये रिलेटेड पार्टी में सर्विस दे दिया आपने, अगर सर्विस दे दिया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट एक जो है यहाँ पे सर, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है। रिलेटेड पर्सन मतलब दो अलग अलग एंटिटी, दो अलग अलग पैन, दोनों के पैन अलग है, दो अलग एंटिटी है, लेकिन कॉमन डायरेक्टर ऑफिसर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देम, वन कंट्रोल्स द अदर, टुगेदर दे कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, टुगेदर दे कंट्रोलिंग द थर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ सेम फैमिली, रिलेटेड माना जाएगा। मतलब क्या, दोनों के अलग एंटिटी अलग पैन पर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेटेड माने जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेपरेट पैन नहीं, हमारी ही ब्रांच, ध्यान से सुनना, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हमारी ही ब्रांच जो अंडर सेम पैन है बट सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो केस में वो रिलेटेड माने जाएंगे। तो सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आई रिपीट, इन द, हाँ, आपने जो सप्लाई किया गुड्स और सर्विसेज का वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया। अब समझ लो मेरा ब्रदर है, डिपेंडेंट है, और मैंने उसको कोई गुड्स दिया पर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया भाई मैंने घर पे बैठे बैठे दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये जीएसटी तभी आएगा जब आपने सप्लाई किया हो और आपने सप्लाई किया हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया हो, ठीक है, तभी जीएसटी आएगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ओके, गिफ्ट, गिव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर कॉल एज अ सप्लाई। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भी रिलेटेड है, सुनना ध्यान से, सॉरी, हाँ, अभी भी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भी रिलेटेड है, ठीक है। अब रिलेटेड होने की वजह से कोई भी आप गुड्स फ्री दोगे एम्प्लॉय को तो वो केस में जीएसटी आ जाएगा। अब समझ लो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय पे बड़े खुश हो गए, ओके, अब वो पुराना जमाना तो गया, पुराने जमाने में क्या होता था, ओके, एक राजा गले का हार निकाल के अपने एम्प्लॉय को, दासी को दे रहा है, वो बहुत अच्छी खबर लाई है। तो आज अगर वही राजा अपने गले का हार निकाल के कुछ दे तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ, क्योंकि दोनों रिलेटेड पर्सन है और फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप कोई कार देते हो अपने एम्प्लॉय को तो जीएसटी आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एक एक्सेप्शन भी रखा और वो है कि अगर आपने कोई फ्री गिफ्ट दिया है, फ्री गिफ्ट दिया है अपने एम्प्लॉय को जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे कम है पर एम्प्लॉय, 50,000 या उससे कम है पर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, लेट्स टेक एग्जांपल, वैल्यू 70,000 रुपए है, तो
पूरे 70,000 पे जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू 50,000 के ऊपर चली गई इन अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में पर एम्प्लॉय। तो 50,000 के ऊपर गई तो टोटल 70,000 पे जीएसटी आएगा। 70 माइनस 50 नहीं, टोटल 70 पे आ जाएगा। तो 50,000 ये क्राइटेरिया है, 50,000 या उससे कम होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, पर उससे ज्यादा होगा तो जीएसटी आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये ख्याल रखना, और टोटल वैल्यू पे यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। लेकिन इसके आगे शेड्यूल 3 में मैं पढ़ाऊंगा कि अगर कोई आपने अपने एम्प्लॉय को गुड्स दिया या सर्विस दी और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, आई रिपीट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो शेड्यूल 3 लग जाता है, और शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जो है बेटा यहाँ पे जीएसटी नहीं आता है। शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो ये आपको फैक्ट्स और सर्कमटेंसेस पे देखना पड़ता है कि ये जो गिफ्ट दिया है या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है। डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा थर्ड पैरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ओके, हु अंडरटेक्स द सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जैसे आपको पता है कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं, हमारे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं। आई रिपीट, हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई अपने अब आप क्या कर रहे हो, अपने एजेंट्स, मैं बायर नहीं कह रहा हूं, मेरे एजेंट्स हैं, उसके पास आपने गुड्स भेज दिया, उसके पास आपने गुड्स भेज दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, अपने एजेंट को स्टॉक भेज दिया कि यार तू स्टॉक रख और बेच, मेरे बिहाफ पे बेच। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट हु अंडरटेक द सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो आगे गुड्स को बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब इस बात को ध्यान रखा जाए, प्रिंसिपल है, एजेंट है, ओके, और यहां पे गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। किसको स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है बेटा? एजेंट को। और एजेंट जो है, एग्जांपल लेते हैं, कंसाइनमेंट एजेंट है जो आगे बेच रहा है, ओके, और ये आगे कस्टमर को बेच रहा है। तो अब ये जो पहले स्टॉक ट्रांसफर हुआ, हमने बेचा नहीं, उसको स्टॉक दिया, और बाद में बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए हमने गुड्स दिया। तो अब देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ये कहता है कि जब ये आगे बेचेगा, समझ लो आगे उसने स्टॉक बेचा 1 लाख का, और उसके ऊपर जीएसटी है @12%, यानी 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है, और वो 1 लाख का गुड्स आगे बेच रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्या ये जो स्टॉक दिया गया विदाउट कंसिडरेशन अपने एजेंट को बेचने के लिए, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? ये एक सीबीआईसी सर्कुलर इस पैरा 3 के साथ है, और वो सीबीआईसी सर्कुलर अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा डिटेल में तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर रिवीजन में मैं उसका रेफरेंस जरूर आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, अगर ये एजेंट यहाँ पे खुद का इनवॉइस दे रहा है, अब ध्यान सुनिएगा, ओन इनवॉइस दे रहा है आगे, ये एजेंट ओके ओन इनवॉइस दे रहा है और खुद के इनवॉइस में बेच रहा होगा, तो ऐसे केस में ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये सप्लाई पे जीएसटी आएगा। यानी एजेंट कैसे बेच रहा है उसके ऊपर है। एजेंट जब आगे बेचता है तो खुद के इनवॉइस में बेच रहा है, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट को जो सप्लाई कर रहा है पैरा 3 के अंडर में, वो सप्लाई जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आप जीएसटी दे रहे हो तो इसका क्रेडिट एजेंट को आगे मिल जाएगा। लेकिन एजेंट बेचते वक्त ओके ओन इनवॉइस नहीं दे रहा है, एजेंट बेचते वक्त ओके प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है। किसका इनवॉइस दे रहा है बेटा? प्रिंसिपल का, क्योंकि वो एजेंट है, वो कह रहा है मैं मेरा इनवॉइस क्यों दूं, मैं प्रिंसिपल का इनवॉइस देता हूं। तो एजेंट अगर प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है तो फिर ये सेल जो है, ये सेल प्रिंसिपल की मानी जाती है, तो उसने जो स्टॉक सप्लाई किया वो स्टॉक सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है। और ये जो इनवॉइस बनाया गया यहाँ पे, ये प्रिंसिपल का ही बनाया गया है, इसलिए इसका जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा, एजेंट नहीं पे करेगा। एक बार फिर से ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, ओके, इस पे ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि एजेंट आगे कर क्या रहा है। अगर एजेंट जो है आगे अपने खुद के इनवॉइस में बेच रहा है, अब उसने खुद का इनवॉइस बनाया, तो ऐसे केस में 12,000 जीएसटी उसको देना पड़ेगा, और इस स्टॉक पे भी जीएसटी लगाया जाएगा जो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, और लगाया हुआ जीएसटी का क्रेडिट एजेंट को मिल जाएगा। लेकिन अगर एजेंट
अपने खुद के इनवॉइस में नहीं बेच रहा है, किसके इनवॉइस में बेच रहा है बेटा? प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा, पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा, और ये जो बेचा गया इसका डायरेक्ट जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, ये रिवीजन बैच है, ओके, मेरे तरफ से जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जो ओरिजिनल डिस्कशन है याद आ जाए। तो यहाँ पे ओके, प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा या ओके एजेंट ने प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया। ओके, एजेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक सेलिंग एजेंट होता है जो क्लॉज ए में है। सेलिंग एजेंट मतलब वो आपका माल बेच के दे रहा है, उसको हम सेलिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा एजेंट आपके बिहाफ पे बाय कर रहा है, बाय करके आपको दे रहा है, उसको कहते हैं बाइंग एजेंट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल। ओके, एजेंट टू प्रिंसिपल मतलब उसने बाय किया आपके बिहाफ पे और आपको दिया। तो ये केस में भी अगर एजेंट, अगर बाइंग एजेंट है, समझ लो, एग्जाम्पल लो, आपके बिहाफ पे एजेंट बाय कर रहा है। ओके, एजेंट बाय कर रहा है सप्लायर से और आप रिसिपिएंट हो और ये आपका बाइंग एजेंट है। अगर एजेंट ने यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस अपने नाम पे लिया और आगे अपना इनवॉइस दिया, तो एजेंट ने जो गुड्स यहाँ पे प्रिंसिपल को दिया ये सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया, यहाँ पे इनवॉइस एजेंट ने खुद बनाया, तो जहां तक देखा जाए ये सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है, ध्यान रहे, सप्लायर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है और एजेंट अपना इनवॉइस नहीं बना रहा है, एजेंट अपना इनवॉइस नहीं बना रहा है, वो सिर्फ गुड्स लेके दे रहा है और इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है, तो ऐसे केस में ओके एजेंट ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया ओके उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पूरा पैरा 3 इसके ऊपर डिपेंड है कि एजेंट इनवॉइस कैसे बना रहा है, सेलिंग एजेंट या बाइंग एजेंट। अगर सेलिंग एजेंट, ओके ध्यान सुनना, अगर सेलिंग एजेंट यहां पे खुद का इनवॉइस बनाए तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी, बाइंग एजेंट खुद का इनवॉइस बनाए तो एजेंट ने जो प्रिंसिपल को गया जीएसटी। पर अगर वो खुद के इनवॉइस नहीं बना रहे हैं तो फिर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा और पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा कि नहीं समझा बेटा? थोड़ा डिफिकल्ट था, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। यस और नो, जोर से बोलो, हाउ इज द जोश? समझा या नहीं समझा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, चलो नेक्स्ट, import of service by person from related person outside India। अब देखो पैरा 4, पैरा 4 क्या कहता है? अरे यार ये जा क्यों रहा है? हाँ देखो पैरा 4 क्या कहता है, import of service by a person from related person outside India or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब देखो क्या है, मैं दोनों चीजें साथ में लूंगा, ठीक है, मजा आएगा। दोनों चीजें 7(1)(b भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कहता है और शेड्यूल 1 पैरा 4 भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कहता है। ठीक है, अब 7(1)(b और शेड्यूल 1 पैरा 4 जो इंपोर्ट सर्विस के बारे में, दोनों में फर्क क्या है? 7(1)(b ये कहता है कि आपने सर्विस किसी से भी इंपोर्ट की हो और उसमें कंसीडरेशन है, दैट्स ऑल, जीएसटी पे करना पड़ेगा वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। लेकिन इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पशन है जो बाद में देखेंगे। अब ये पैरा 4 क्या कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस बाहर से ली और आपने विदाउट कंसिडरेशन ली, पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन दी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी। विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री है, तो जीएसटी नहीं। लेकिन आपने फ्री सर्विस अपने ही रिलेटेड से लिया, अब मेरी ब्रांच दुबई में है और दुबई से मैंने फ्री सर्विस बताया, या अपने ही, मेरा रिलेटेड पर्सन दुबई में है, ओके, तो अपने ही रिलेटेड से लिया और या अपने एस्टेब्लिशमेंट से लिया और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फ्री सर्विस लिया, तो बात खत्म, जीएसटी आ जाएगा। यानी गवर्नमेंट को फ्री सर्विस से प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि जाओ बाहर वालों को लूटो, फ्री सर्विस ले लो, जीएसटी नहीं आएगा। लूट लो, कितना लूट सकते हैं बाहर वालों को, फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने फ्री सर्विस अपने वालों से लिया
तो ये अपने वाले हमें पसंद नहीं है। ओके आपने अपनी ब्रांच से सर्विस लिया, बाहर से अपनी रिलेटेड से सर्विस लिया, तो और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया, तो फिर जीएसटी लगाएंगे। हाँ आपने अपने वालों से, जैसा मेरा ब्रदर है रिलेटेड है, पर मैंने बिजनेस के लिए नहीं लिया भाई, अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा, फ्री सर्विस है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने वालों से बिजनेस के लिए सर्विस लिया, ओके, तो जीएसटी लगेगा। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बस यही है बेटा यहाँ पे कि बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं, समझ लो मुझे कोई सॉफ्टवेयर सर्विस लेना है, तो मैंने डायरेक्ट इंडिया में लिया तो जीएसटी लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले दुबई में मेरी जो रिलेटेड पार्टी है, मेरी ब्रांच है, मैं बताऊँगा वहाँ दुबई में टैक्स नहीं लगते हैं, और कि सिंगापुर में टैक्स नहीं लगते हैं, तो मैं पहले वहाँ बताऊँगा और वहाँ से फ्री बताऊँगा अपने आप को, तो लोग टैक्स प्लानिंग कर देंगे। इसलिए ओके गवर्नमेंट ने जानबूझ के रिलेटेड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट से बाहर से सर्विस आई और बिजनेस के लिए आई तो जीएसटी लगेगा। ओके तो ये हमने कंसेप्ट देखे बेटा। ओके यहाँ पे ओके 4 पैरा देखे, ये 4 पैरा के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। गवर्नमेंट कहती है हम फ्री सर्विस पे कभी जीएसटी नहीं लगाएंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है, मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस नहीं है, तो हम कभी जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये 4 बातें होगी तो लगाएंगे। पहला परमानेंट ट्रांसफर, क्योंकि आपने आईटी से लिया। दूसरा रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्यों, क्योंकि हमें आईटी से ट्रांसफर करना है। ओके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो वहाँ का टैक्स वहीं पे होगा। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट, वही लॉजिक पे बेटा, जहाँ एजेंट उसके हिसाब से स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा। और चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे फ्री सर्विस होगी, हम जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट होगा तो जीएसटी लेंगे। आई होप आपको ये जो है शेड्यूल 1 समझा होगा, चारों पैरा आपको समझे होंगे। तो ये तो हुआ बेटा सेक्शन 7(1) कंप्लीट। ओके और सेक्शन 7(1) में विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन में हमने 2 पार्ट देखे। ओके एक नॉर्मल ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई और एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन ओके विदाउट कंसिडरेशन के 4 पैरा में अगर आपका ट्रांजैक्शन आता है तो जीएसटी आएगा। ओके चलिए अब आते बेटा 7(2) में। ओके यहाँ पे 7(2) में समझ लीजिए। ओके 7(2) में क्या है? ओके तो ये 7(2) में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कभी भी सप्लाई नहीं बोली जाएगी। ध्यान सुनना, कुछ एक्टिविटी कभी भी सप्लाई नहीं बोली जाएगी, मतलब उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। ओके इसको शेड्यूल 3 सेक्शन 7(2) कहा जाता है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो कौन सी एक्टिविटी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई रहेगी? ओके सर्विस बाय एन एम्प्लॉय, ध्यान रखें, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, अगर सर्विस एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके मतलब क्या, इन शॉर्ट ओके एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय को जो वेजेस मिल रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके क्योंकि एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट में सैलरी मिला, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, पर ये जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। परक्विजिट्स मिल रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो यहाँ पे एक केस स्टडी आपके साथ लेता हूँ कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। आपको मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया पर टर्मिनेशन क्लॉज के साथ दिया कि भाई 1.5 साल में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ओके और जब भी निकाला जाएगा आपको 2 महीने की टर्मिनेशन कंपेंसेशन फीस दी जाएगी, आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का क्लॉज है कि आपको 2 महीने का पैसा दिया जाएगा और आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन दे दिया जाएगा, मतलब मैच्योरिटी के पहले टर्मिनेट कर दिया जाएगा पैसा देकर। क्या हुआ कि मैं आपको मंथली सैलरी दे रहा हूँ तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको साल भर में ही निकाल दिया और आपको 2 महीने की सैलरी दे दिया। अब 2 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में जमा हो गई। अब ये जो आपको पैसा मिला ये सैलरी नहीं मिला, आपको कंपेंसेशन मिला। अब गवर्नमेंट का ध्यान रहता है जिसको भी पैसा मिला तो ओके सर्विस, एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो क्या ये सर्विस है? कंपेंसेशन मिला, ये क्या ये सर्विस है?
तो अब आपको एक सवाल है कि उसको जो 2 महीने की सैलरी मिली 1 लाख रुपए कंपेंसेशन मिला, तो क्या वो कंपेंसेशन पे जीएसटी आएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो जो उसको पैसा मिला वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, और अगर उसको इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आता है। तो इन द कोर्स ऑफ या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, दोनों केस में जीएसटी नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा एक एम्प्लॉय है, ओके 5 साल से मेरे पास काम कर रहा है, मेरी ओके चार्ट्स, कलर बुक्स, ओके पिक्चर्स, डायग्राम सब वो डिजाइन करता है। ऐसा समझ लो मेरे लिए ताजमहल बनाता है, ओके पूरा कोर्स का ताजमहल वो बनाता है मेरे लिए। अब वो छोड़ के जा रहा है, उसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया, पीरियड हो गया, 5 साल से मेरे पास था, ओके अब वो छोड़ के जा रहा है। अब बेटा वो अगर छोड़ के जा रहा है तो मैंने कहा ठीक है भाई तू जा, पर ऐसा यार दिल तो दुख रहा है। अब पुराने ज़माने में शारजाह जैसे मैं हाथ थोड़ी काटूंगा उसके, मैंने कहा जा भाई अब तू क्या करे, ओके। पर मैंने उससे ये कहा कि देख यार तू इस फील्ड में ओके किसी और को नहीं ज्वाइन करेगा, ओके किसी और को नहीं ज्वाइन करेगा, तू दूसरे फील्ड में ज्वाइन कर, पर एजुकेशन फील्ड में तू मेरा और किसी को ज्वाइन नहीं करेगा। मैं तेरे हाथ काट रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में, ओके यहाँ पे तूने जो मेरे को सर्विस दी वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अब उसने कहा ठीक है, ध्यान सुनना, उसने कहा ठीक है सर नहीं करूँगा ऐसा, पर मुझे क्या मिलेगा? मैंने उससे कहा कि तू तू और किसी और को ज्वाइन नहीं करेगा, उसका मैं तुझे 50 लाख रुपए देता हूँ, ओके 50 लाख रुपए देता हूँ। तो अब उसको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसको पैसा जो मिला कुछ ना करने का, हाँ सर्विस मतलब एनीथिंग, कुछ ना करने का भी पैसा मिल रहा है तो सर्विस है। सुनना, कुछ ना करने का पैसा मिल रहा है वो भी सर्विस है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना करने का उसको पैसा मिला 50 लाख रुपए, मैंने 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और मैंने कहा कल से ये फील्ड में किसी को ज्वाइन नहीं करना। सवाल है कि वो 50 लाख पे जीएसटी आएगा क्या? अब आपका ये कहना होगा कि वो सर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला, नहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था, वो तो जा सकता था। सर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, नहीं मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं उसको दूं, मैंने तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में दिया कि तू ऐसा मत कर, उसके लिए अलग से 50 लाख देता हूं, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। यानी कुछ ना करना भी सर्विस है और वो अलग सर्विस है, और उसने मेरे को दी वो सर्विस, 50 लाख पे जीएसटी आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूं इस क्लॉज के तहत। मैंने यहाँ है मेरे पास एक एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल बड़ा काम आएगा। मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, और मेरे पास जब एम्प्लॉय आया, बेटा मैं क्लियर दिख रहा हूं ना, कोई तकलीफ तो नहीं जा रही है ना? ओके मैं क्लियर दिख रहा हूं ना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं जा रही है? चलो हाँ, अब यहाँ पे एक इसी क्लॉज के अंदर लास्ट पॉइंट लेता हूं। मेरे पास एक एम्प्लॉय आया सर, उसने मेरे को बोला कि सर आपके पास जॉब मुझे ज्वाइन करना। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ले ज्वाइन। तो सर मेरी सैलरी क्या होगी? मैंने कहा 20,000 रुपये। उसने कहा ठीक है, ओके 20,000 रुपये। वो एग्री हुआ, पर उसने कहा सर मेरा रहना अभी पूना में यहाँ पहुँचे, और रियल केस है, पूना में मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमारा एक गेस्ट हाउस है कंपनी का। तो मैंने कहा ठीक है तू वहाँ रहे, पर अगर तू वहाँ रहा तो मैं सैलरी तुझे 20 नहीं दूंगा, मैं ओके तुझे 15,000 ही सैलरी दूंगा, क्योंकि रहने का तुझे मैं वहाँ दे रहा हूँ। अब मेरा गेस्ट हाउस मैंने उसको रहने के लिए दिया, ये सर्विस है, ओके ये सर्विस है, मेरा गेस्ट हाउस फ्री दिया उसको रहने के लिए, ये सर्विस है। तो उसने कहा ठीक है सर आप ऐसा करो, हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज रखो। क्या क्लॉज रखो? कि सैलरी 20,000 रुपये, जिसमें से आप रहने का 5,000 रुपये काट रहे हो, मतलब जो मैंने रहने के लिए उसको सर्विस दिया, ओके मेरा गेस्ट हाउस दिया, ओके वो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, और मैंने उसको फ्री दिया, वो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे लॉ क्या कहता है? अगर आपने कोई गिफ्ट दिया हो, अब ध्यान से सुनना, ये पैरा 2, अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, ये पैरा 2 गिफ्ट वाला टू एम्प्लॉय, और ये जो शेड्यूल 3 का पैरा 1, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया होगा, मे बी उसको कैंटीन सर्विस दे रहा हो, मे बी उसको यहाँ पे कैब सर्विस दे रहा हो, उसको अपने तरफ से दे रहा हो, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया होगा और वो मेरे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का क्लॉज है, एग्रीमेंट का क्लॉज है, तो फिर वो गिफ्ट की वैल्यू क्यों ना 50,000 के ऊपर हो, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है तो शेड्यूल 3 के तहत उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। फिर उसकी वैल्यू 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो पूरे साल भर में, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर उसे देगा,
ओके, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मैं कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, आई रिपीट, मैं कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है जहां तक देखा जाए तो वो गिफ्ट की वैल्यू पूरे फिनेंशियल ईयर में अगर 50,000 से ज्यादा है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो पूरे इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। 50,000 है उससे कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, समझ में आया ये पार्ट। चलो, ये हमारा हुआ दूसरा। सेकंड, सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश, अरे यार सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, यानी क्या, कोर्ट जो भी फीस लेगी आपसे, कोर्ट है ओके, ट्रिब्यूनल है, जो भी फीस आपसे लेगी वो सर्विस नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिवर्स चार्ज है बेटा, ये आर्बिट्रेटर है, एक्चुअली ये कोर्ट नहीं है, प्राइवेट ओके एंटिटी है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में अब रिवर्स चार्ज में बात करेंगे। तो ये प्राइवेट एंटिटी है बेटा। ओके, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा होगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो सप्लाई माना जाता है और रिवर्स चार्ज में टैक्स आता है। उसके अलावा कोई भी कोर्ट दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा। पैरा 3, एमपी एमएलए की सर्विसेज या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ड्यूटी दे रहा है, जैसे गवर्नर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ओके, और गवर्नर को कोई सैलरी मिल रही है ओके, सॉरी सैलरी नहीं, ऑनररी अमाउंट ओके, यहाँ पे कुछ मानधन मिल रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं। जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी है उसके ऊपर डायरेक्टर, चेयरपर्सन एज ए मेंबर ओके तुमको अपॉइंट किया गया, जैसे सीएनएजी है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आपको अपॉइंट किया गया और वो जब आपको अपॉइंट किया गया उसका कुछ मानधन आपको मिल रहा है, ऑनररी अमाउंट मिल रहा है, तो वो केस पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमिटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, मतलब क्या कि फ्यूनरल, जो फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमिटोरियम है वहाँ पे कोई सर्विस होगी ओके, और वो सर्विस दिया जा रहा है तो वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, अगर आप देखो 5th नंबर पे, तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ख्याल रहे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर सेल होती है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो वो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। अदर देन पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 मतलब क्या, आगे मैं पैरा 5B शेड्यूल 2 में बताऊंगा कि अगर वो इंटेंडेड फॉर सेल होगा, कम ऑन, वो अगर इंटेंडेड फॉर सेल होगा ओके तो फिर जीएसटी आता है। डिटेल डिस्कशन हम शेड्यूल 2 में करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझना कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। और लास्ट, एक्शनेबल क्लेम्स, क्यों ना वो गुड्स हो ओके, सॉरी लास्ट बट वन ओके, एक्शनेबल क्लेम, हाँ नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम, यहाँ पे अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग होगा तो ही जीएसटी आएगा, इसके अलावा दूसरे कोई एक्शनेबल क्लेम हो गए तो जीएसटी नहीं आएगा। तो यहां तक हमने देखा बेटा, ये था शेड्यूल 2। हाँ, और सेक्शन 7(2)(b) में, यहां पे देखो सेक्शन 7(2)(b) में कुछ ऐसी सर्विसेज है, हाँ 7(2)(b) में कुछ ऐसी सर्विसेज है जो सप्लाई नहीं मानी जाती है। गवर्नमेंट आर्टिकल 243G और 240TW ओके, तो 243W और G की पंचायत या म्यूनसिपैलिटी की सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और एक पार्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस, अल्कोहल लीकर तो जीएसटी में नहीं आता है, पर स्पेशली अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और उसका लाइसेंस फीस ले रही है तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 7(2) क्लॉज B के तहत। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई। चलो ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 4 रिवीजन कंप्लीट किया जो सप्लाई चैप्टर पे थी। तो सप्लाई चैप्टर को आगे के सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ऐसी, अगर आपने आज रिवीजन एंजॉय किया होगा तो ऐसी रिवीजन आपको आती रहेगी फटाफट। अभी जितना भी हुआ है उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी देख लो, हमारा जीएसटी बहुत अच्छे से हो जाएगा और इस बार 80 पार
पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि कान कर देंगे, सब तरफ अपनी डिमांड कर देंगे। तो स्टे ट्यून विथ वी स्मार्ट एकेडमी चैनल, आपको सारे रिवीजन चार्ट्स यहाँ पे जीएसटी के मिल जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।